नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है आज हमने कविता करनी है निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसा नाम जो कि छायावाद में बड़े मान सम्मान से लिया जाता है। छायावाद क्यों? आज के सभी कवि उनके ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में कविता को उन्हीं के कारण भावना प्रधान माना गया है, वरना कविता छंदों के अंदर बंद थी। उन्होंने निराला जी ने मुक्त छंद की कल्पना की और उसे किसी ने रबड़ छंद कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन धीरे धीरे उसको सभी ने स्वीकार किया। और आज के जो कवि हैं, जो रचनाकार हैं, मुक्त छंद में अपनी रचनाएं लिखते हैं और निराला जी के लिए अपनी श्रद्धांजलि भी प्रस्तुत करते हैं। तो निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ पश्चिम बंगाल की महिषादल रियासत के मेदिनीपुर नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम श्री राम सहाय त्रिपाठी जी था और वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गढ़कोला उन्नाव जिले के निवासी थे। अपनी आजीविका के लिए महिषादल चले आए और निराला जी की जो आरंभिक शिक्षा है वो महिषादल में ही हुई। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। बहुत सुसंस्कृत थी, साहित्य अनुरागिनी थी, हिंदी भाषा में काव्य रचना की प्रेरणा दी। एक पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी और एक पुत्री सरोज को जन्म देने के बाद पत्नी का देहांत हो गया। ये उनके जीवन की एक बहुत दुखद घटना थी। इस कारण से ही उन्होंने बाद में जब सरोज का विवाह किया तो उन्हें पत्नी की बहुत कमी महसूस हुई थी। इन्होंने समन्वय, फिर मतवाला और उसके बाद सुधा पत्रिका का भी संपादन किया। अगर रचनाओं की बात करें, वैसे अगर आप कहेंगे तो निराला पर हम एक अलग से अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम निराला जी के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, अपरा, नए पत्ते आदि। उपन्यास अलका, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती। उपन्यास इनके अधिक प्रसिद्ध नहीं रहे हैं। काव्य में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कहानी संग्रह सकुल की बीवी, लिली, चतुरी चमार आदि। रेखा चित्र भी इन्होंने लिखा। कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरीहा बहुत प्रसिद्ध हैं ये। निबंध संग्रह इनके मुझे अच्छे लगे थे, साहित्यिकता बहुत है इनमें। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, प्रबंध पद्य, ये इनके निबंध संग्रह है। अनुवाद भी किया इन्होंने रामचरितमानस का खड़ी बोली में। कई बार मुझे पढ़ने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सरल भाषा में आराम से पढ़ा जाता है। जीवनी साहित्य में प्रहलाद, ध्रुव, भीष्म, महाराणा प्रताप, शकुंतला आदि। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो ये थी निराला जी के बारे में बहुत 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 संक्षिप्त बात, जो इनके व्यक्तित्व के लिए एक बूंद के समान है। इनका व्यक्तित्व, इनका जीवन, इनका संघर्ष एक तरह से बहुत अधिक रहा और मैंने आपको बताया है एक बूंद के समान। कोई बात नहीं, कभी आप कहेंगे तो हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपको मैं उत्साह के बारे में बताती हूँ। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। बोर्ड पर हम पढ़ेंगे उत्साह कविता, बादल गरजो। क्लियर? एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। कितनी प्यारी और आवाहन युक्त संबोधन शैली में लिखी गई ये कविता है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले। घुंघराले कैसे होते हैं बाल? सुंदर सुंदर घुंघराले से, जैसे कान्हा जी के होते हैं। और कल जन्माष्टमी भी थी, परसों कह सकते हैं जन्माष्टमी भी थी, तो वो तो घुंघराले बाल आपके मन पे छाए हुए होंगे। बाल कल्पना कैसे पाले, हमारा हृदय भी बाल कल्पना के समान होना चाहिए, उदास और निराशा युक्त नहीं होना चाहिए। विद्युत छवि उर्मे, उर मतलब हृदय, उर मतलब हृदय, वज्र मतलब कठोर, नूतन नवीन, विद्युत छवि बिजली के समान सुंदर, ललित मतलब सुंदर, धाराधर जल की धारा को धारण करने वाले, घोर भयंकर, विद्युत छवि उर्मे कवि, नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। अति सुंदर कविता। निराला जी ने इसमें अपनी पूरी भावनाएं, अपनी पूरी इच्छाएं और अपने जीवन में जो वो एक क्रांति चाहते थे वो सब इसके अंदर भर दिया है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कि एक तरह से आप ये समझिए कि ये एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित
बादल गरजो, बादल को संबोधित करता है। बादल निराला जी का एक प्रिय विषय है, क्रांति का प्रतीक है, इसलिए खुद निराला जी भी एक तरह से क्रांतिकारी थे। उन्होंने छंद बनाया, मुक्त छंद, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बादल उनका एक प्रिय विषय है। कविता में बादल की तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तो एक तरफ तो पीड़ित प्यासे जन की इच्छा जो है उसको पूरी करने वाला, और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर, नई चेतना, नई क्रांति, विप्लव, विध्वंस, क्रांति, इन सबको संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं और साथ साथ में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों इस कविता के संदर्भों में देखते हैं। अगर हम इसका पूरे का सार करें, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, ग की बार बार आवृत्ति है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बादल अपने रूप स्वरूप से समस्त आकाश को घेर लो, नई क्रांति उत्पन्न करो, नवीन चेतना लाओ, सब जगह नवीनता प्रकट हो। अब इसकी व्याख्या करें तो हे बादल आप गरजो, संबोधन हो रहा है बादल को। हे बादल तुम गर्जना करो, गर्जना करते हुए आओ, घेर घेर घोर गगन, तुम गर्जना करते हुए आओ और खूब गरजो, अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण आकाश को घेर लो। भयंकर, घोर, घोर मतलब भयंकर, इससे क्या होगा, संपूर्ण आकाश को तुम घेर लो। तुम्हारे केश बड़े सुंदर काले, ललित, ललित काले घुंघराले। जब बादल होते हैं तो वो कैसे काले 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 होते हैं, बालों की तरह घुंघराले घुंघराले से। तुम्हारे केश बहुत सुंदर काले और घुंघराले हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि कवि की जो प्रेयसी है शायद उसके बालों से इसकी समानता की है। ये केश किसी बालक की कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, बहुत ज्यादा घने, काले और घुंघराले हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि हे बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति है, विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम इस संसार को नया जीवन देने वाले हो। हे बादल रूपी कवि, नूतन कविता तुम दोगे, इसलिए हे बादल रूपी कवि, तुम्हारी भावनाओं को वज्र, भावनाओं में वज्र छिपा हुआ है। वज्र मतलब कठोरता, जैसे इंद्र के पास एक वज्र है जो बहुत कठोर है, उनका सबसे सशक्त ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो बहुत कठोर है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसी तरह से तुम्हारे अंदर भी एक वज्र, किस चीज का वज्र, भावनाओं में, तुम्हारी भावनाओं में कठोरता रूपी वज्र छिपा हुआ है। तुम संसार को अपनी नवीन कविता का संचार भर दो, संचार कर दो। हे बादल तुम गरजो और संसार भर में गर्जन तर्जन पूरी तरह से फैला दो। अब इस सारे की हम शिल्प सौंदर्य करें तो कवि ने बादलों को गर्जने के लिए आह्वान किया है, क्योंकि वह संपूर्ण वातावरण में जोश, उत्साह और क्रांति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि क्रांति नवीनता लाती है। अब इन पंक्तियों में तत्सम तद्भव शब्दावली है, उसके साथ साथ साहित्यिक खड़ी बोली है, व्यंजना शब्द शक्ति है, नाद और दृश्य बिंब। दृश्य मतलब जैसे घनघोर काले काले आपको एक चित्र के समान दिखता है, तो दृश्य बिंब भी इसमें है। और बादल की गर्जना, बादल बरसने के आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें नादात्मक सौंदर्य भी है। बादल गरजो, हे बादल कहकर संबोधन किया तो संबोधन शैली है। अब अगर अलंकार देखें तो घोर घोर, घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है, घेर घेर और ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कल्पना के से पाले, कल्पना के समान, सी सा सम समान उपमा अलंकार। ठीक है, ये और उसके साथ साथ बादलों का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार भी इसके अंदर है। अब हम आगे करते हैं, बहुत ही सुंदर। देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन,
उन्मन का अर्थ होता है अनमना। विश्व के निदाघ, निदाघ मतलब तपती गर्मी, के सकल, सकल मतलब संपूर्ण सभी, सारा, के घन सकल, जन, जन मतलब जनता, मनुष्य, आए अज्ञात, अज्ञात मतलब न ज्ञात जिसका पता ना हो, नहीं दिया है इसमें, अज्ञात मतलब जिसकी ज्ञात ना हो, जानकारी ना हो। दिशा से, कौन सी दिशा से है दिशा नहीं पता। अनंत के घन, अनंत मतलब असीम, घन मतलब बादल। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त मतलब तपी हुई, तप भी नहीं दिए कोई बात नहीं, तपती हुई, बहुत गर्म। धरा मतलब धरती, धरा मतलब धरती। जल से फिर शीतल मतलब शांत, ठंडी कर दो बादल गरजो। क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत दुखों की गर्मी भी कह सकते हैं, तो उस आधार पर कवि ने इस कविता में कहा है। निराला जी क्या कह रहे हैं इसमें कि कवि ने बादल के माध्यम से पीड़ित, आहत मनुष्य को उत्साह में आने के लिए कहा है कि बादल बरसेंगे, आपके लिए भी एक नवीन जीवन आएगा। इन पंक्तियों में कवि बादल से बरसकर तपती हुई धरती और मानव को शीतल करने के लिए आवाहन किया है। आवाहन किया मतलब संबोधन शैली है। बादल गरजो, विकल विकल संसार में चारों ओर गर्मी के कारण व्याकुलता फैली हुई है, बेचैनी फैली हुई है, सभी लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। गर्मी के कारण लोगों के मन उछटे हुए हैं, अनमने से हैं, बहुत ज्यादा उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण संसार के सभी लोग दुखी हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के निदाघ के सकल जन, संपूर्ण लोग इस संसार के ऐसे बहुत दुखी हैं। ऐसी स्थिति में न जाने आकाश की किस अज्ञात दिशा से, अज्ञात मतलब जिसकी जानकारी ना हो, ऐसे दिशा से बादल चले आते हैं। संपूर्ण पृथ्वी गर्मी के कारण तप रही है। अतः बादल, हे बादल तुम गरजो, खूब गरजो, इस तप्त धरा को जल से फिर से शीतल, शांत, ठंडा कर दो और धरती की गर्मी को दूर कर दो, समाप्त कर दो। आज के समय में ये कविता कितनी कितनी मधुर और प्यारी लगती है मुझे बहुत ही पसंद आती है। लोग परेशान हैं, तब तक न जाने कौन बादल के रूप में आया और दुखों से ग्रस्त त्रस्त इस पृथ्वी पर कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। इसलिए कवि बादलों से ये प्रार्थना कर रहा है कि तुम खूब गर्जना करो और दुखों से पीड़ित लोगों को सुख प्रदान करो। शिल्प सौंदर्य करें, शिल्प सौंदर्य बहुत जरूरी है, आना भी चाहिए। साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, जैसे ये तत्सम शब्द है, ये सभी तद्भव शब्द हैं। छंद मुक्त है, निराला जी ने मुक्त छंद की कल्पना की थी और मुक्त छंद बनाया था। तो मुक्त छंद के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 4 स्तंभ जो छायावाद के हैं उनमें से सशक्त स्तंभ थे निराला जी। संबोधन शैली है, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार है, नादात्मक सौंदर्य है, वही सेम दृश्य बिंब है और भाषा में व्यंजकता का गुण विद्यमान है। क्लियर है यहाँ तक?